अच्छा, कल हमने प्रोकैरियोट्स को तमाम स्ट्रक्चर्स को आज हम और सेल वॉल डिस्कशन लास्ट हम करते कि उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ग्राम नेगेटिव की क्या प्रॉपर्टीज यूनिक होती है और ग्राम पॉजिटिव की वो जाए वो नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शेप ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से कि बैक्टीरियल जो है वो लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी है बैक्टीरिया की, और उस एस्पेक्ट से डिफरेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम करेंगे। को हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। थ्री बेसिक कैटेगरी हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। एक जो कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी, वो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। वैसे ये फोर डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो कि बेसिक अब यहाँ पे जो डिस्कशन थ्री के लिए थ्री। सेकंड जो होती है वो होती है, और थर्ड को हम कहते हैं बैक्टीरियल फॉर्म होगा। अब एकल बैक्टीरिया जाता है डिपेंडिंग, यानी कोकाय जो है तो कोकाय है ये होंगे दो फॉर्म में होते हैं, डिप्लो। फिर जो है वो इन्हीं की एक चेन बनेगी, ये सिंगल प्लेन डिवीजन के अंदर होती है। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये एक टाइप है कोकाई की, ये सिंगल प्लेन के अंदर ही आती है। सो ये किसके अंदर है, सिंगल प्लेन के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर उसके अंदर सेकंड कैटेगरी जो है बैक्टीरिया की शेप के लिहाज से वो टू प्लेन डिवीजन कहलाती है। अब टू प्लेन डिवीजन में बैक्टीरिया जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे चार की फॉर्म में, इसलिए इसको टेट्रेड भी कहा जाता है। और ये चार बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि फोर बॉल आपने प्लेस किए हुए हैं, यानी एक बैक्टीरिया इस तरह से है, दिस वन इज द वन बैक्टीरिया। फिर ये सेकंड बैक्टीरिया होगा, फिर ये थर्ड बैक्टीरिया होगा, और ये फिर क्या है, फोर्थ बैक्टीरिया। तो इसको फिर नाम देते हैं कि ये क्या, ये टेट्रेड है। फिर थर्ड फॉर्म इसमें होती है थ्री प्लेन डिवीजन के लिहाज से। बैक्टीरिया जो है थ्री प्लेन डिवीजन करता है, और थ्री प्लेन डिवीजन में हम कहते हैं ये क्यूब ऑफ एट बैक्टीरिया है, क्यूब ऑफ एट कोकाई। वो जो है वो फोर्थ है यहाँ पे, टेट्रेड बेसिकली फोर कोकाई होते हैं। जबकि जो है वो थ्री प्लेन डिवीजन में जिसको सार्सिना कहा जाता है, सार्सिना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सार्सिना इज अ क्यूब ऑफ हाउ मेनी बैक्टीरिया, तो एट बैक्टीरिया। फिर शेप के लिहाज से भी आ सकता है कि शेप कौन सी बनती है। तो ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, ये सेकंड बैक्टीरिया है, ये थर्ड बैक्टीरिया है, ये फोर्थ वन है, और इसके साथ ही जो है वो इस तरह से ये, और फिर ये, और ये। तो ओवरऑल जो है ये कितने बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे। फिर इसके बाद जो प्लेन ऑफ डिवीजन आती है उसको हम कहते हैं रैंडम प्लेन डिवीजन, जिसको ग्रेप्स लाइक भी कहा जाता है, रैंडम प्लेन डिवीजन। और रैंडम प्लेन डिवीजन को
ग्रेप्स लाइक भी कहते हैं। और इसमें जो इसको नेम देते हैं वो स्टेप्टोकोकाई है, स्टेफलोकोकाई सॉरी। ग्रेप्स लाइक और इसमें कहते हैं स्टेफेलोकोकाई। इस तरह इसमें क्या होगा, रैंडम प्लेन डिवीजन जो है वो होगी। उसके बाद एग्जांपल्स में लास्ट में एक दफे आपको लिखवाता हूँ, उसके पहले हम जो है वो कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेकंड जो है वो रॉड शेप है, और रॉड शेप बैक्टीरिया हम यूं ऐसे बनाते हैं। और रॉड शेप बैक्टीरिया जो होंगे ये हमेशा वन प्लेन डिवीजन करेंगे। कभी भी रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो टू प्लेन डिवीजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा जो है वन प्लेन डिवीजन की फॉर्म में हो। यानी कभी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसकी रीजन सिंपल सी है कि बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो डिवीजन इस तरह से होती है। कभी बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन जो है वो इस पैटर्न से नहीं होगी। इसलिए जो है वो टू प्लेन डिवीजन भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल प्लेन डिवीजन करेंगे। तो ये डिप्लो होगा, फिर दो बनेंगे इससे, और फिर इस तरह से डिवीजन होते होते इनकी क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। और रोड शेप को हम जो नेम देते हैं वो बेसिकली क्या नेम देते हैं, इसको हम बेसिलाई कहते हैं, या इसको बेसिलस लस कहा जाता है। अब बेसिलस बैक्टीरिया चूंकि इनकी डिवीजन है ही सिंगल फॉर्म में, तो इनमें आगे फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करते। सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगी लेकिन टाइप्स जो है फर्दर नहीं होंगी। अब हेलिकल में फर्दर टाइप्स होती हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा लास्ट में आपको लिखाता हूँ। अच्छा, हेलिकल में एक फॉर्म हम कहते हैं, वैसे ये है तो डिफरेंट फॉर्म लेकिन इसी के अंदर लिखा हुआ है, इसको कोमा शेप कहते हैं, कोमा शेप। और फॉर एग्जाम्पल जो विब्रियो है उसको कोमा शेप कहा जाता है। फिर हेलिकल में दो और टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्पाइरोकीट। अब जो स्पाइरोकीट होता है और दूसरा जो है वो स्पाइरलम है। अब स्पाइरोकीट और स्पाइरलम में डिफरेंस क्या होता है, जो स्पाइरोकीट होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये थिन होता है। और जो स्पाइरलम होता है ये थिक एंड रिजिड होगा। और इसका एक हिंट ये है कि जो स्पाइरोकीट होता है इससे डेवलप करता है, जो फ्लेजेला इवोल्व होता है वो यहीं से डेवलप इवोल्व होता है। अब इसमें ये बेसिक डिवीजन है इनकी थ्री डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। एग्जाम्पल, अब इन फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इसी शेप के लिहाज से है, डिफरेंट फॉर्म्स की, कि कुकाय शेप में डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, बेसिलाई में दो फॉर्म्स हमने जैसे पढ़ी हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो एग्जाम्पल बेस है, कि कुकाई की डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। अब जो एग्जाम्पल हैं कुकाई की उनमें फर्स्ट जो है हम कह सकते हैं, जो आपकी बुक में गिवन है वो स्टेफेलोकोकस ऑरियस है। स्टेफेलोकोकस ऑरियस। और उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्योंकि निमोनिया कॉज करेगा।
और थर्ड, वैसे दो एग्जांपल उसमें गिवन है, लेकिन एक एग्जांपल जो है वो हो सकती है जो फेडरल वगैरह के अंदर गिवन है। फॉर एग्जांपल एक आपने टाइप पर नजीरिया पढ़ा हुआ है, नसीरिया गनोरिया जो होता है, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव होता है। नजीरिया गनोरिया। और भी है, फॉर एग्जांपल एक और फेडरल में एग्जांपल गिवन है, फेडरल केपी की बुक में है, नजीरिया मेनिंजाइटिस, यानी ये वो जो मेनिजेस हैं उनकी इंफ्लामेशन कॉज करता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कहते हैं कोकाई बैक्टीरिया की। अब बैसिलस की जो एग्जांपल्स गिवन है, उनमें एक तो कॉमन बैक्टीरिया है, जैसे इकोलाई कहते हैं। इकोलाई जो है वो बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई। और ये क्वेश्चन आ सकता है इकोलाई के शेप के लिहाज से कि इकोलाई इज अ कोकाई या बैसिलस, तो ये बैसिलस होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल गिवन है बैसिलस सुब्टिलस। तो वैसे ये इसके नेम के अंदर आ गया कि इसकी शेप क्या है, तो उसकी शेप के वाले से डाउट नहीं होगा कि इसकी शेप, क्योंकि बैसिलस सब्टिलस जो है ये शेप के लिहाज से क्या होगा, ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है। उसके अलावा जो सूडोमोनास है, ये एक क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया है। फिर साल्मोनीला आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है, वो जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, वो भी बैसिलस बैक्टीरिया है। लेकिन साल्मोनीला जो है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वैसे मेन इसकी टाइप होती है, इसीलिए जो एस्ट्रेशिया कुला है ये भी ग्राम नेगेटिव है। और बैसिलस साल्मोनीला जो है ये भी ग्राम नेगेटिव है। जबकि सुप्टिलस, बैसिलस सुप्टिलस और जो सूडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव है, इन इसमें ग्राम पॉजिटिव सिर्फ एक होगा, और वो बैसिलस सुप्टिलस है, ये ग्राम पॉजिटिव है। बाकी तीनों जो है वो ग्राम नेगेटिव होंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है स्पायरोकीट। स्पायरोकीट की एग्जांपल एक ही आपने पढ़ी हुई है, और वो उसमें भी है 18 चैप्टर में, जो ट्रिपिनोमा पैलिडम है। ट्रिपिनोमा पैलिडम। और ट्रिपिनोमा पैलिडम भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर जो स्पाइरलम की मेंशन की गई है एग्जांपल, वो हाइफो माइक्रोबियम है। हाइफो माइक्रोबियम। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई और शेप ऑफ द बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। अब जो न्यूट्रिशन है उस एस्पेक्ट से बैक्टीरिया को हम कैटेगराइज करते हैं कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होगा या हेट्रोट्रोफिक होगा। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफ्स हैं, या फिर वो क्या है, हेट्रोट्रोफ्स। जो ऑटोट्रोफ्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज हैं दो कैटेगरीज के अंदर। ऑटोट्रोप्स को में से एक को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, और इसकी एग्जांपल हमारे पर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली फोटो ऑटोट्रोफ है। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है वो है कीमो ऑटोट्रोफ, यानी जो केमिकल की ऑक्सीडेशन से एनर्जी गेन करते हैं, और फिर उससे जो है वो अपनी फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स डिफरेंट है उसमें जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
ये कीमोसिंथेटिक के अंदर आते हैं। डीन इवन जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो भी जो है वो कीमोसिंथेटिक के अंदर आते हैं। उसके बाद हेट्रोट्रोफ है। हेट्रोट्रोफ्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हेट्रोट्रोफ में एक टाइप आती है सेप्रोट्रोफ। अब सेप्रोट्रोफ्स जो होते हैं ये डेड बॉडी से फूड गेन करते हैं। इन्हीं को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को और उससे जो है वो फूड गेन करते हैं। और इन्हीं को रिसाइकलर भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेपरेट प्रोब्स होते हैं ये डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो है वो दोबारा से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह, उनको सोइल में ऐड करते हैं। हेट्रोट्रोप्स की सेकंड कैटेगरी है पैरासिटिक। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी में ग्रो करते हैं। ग्रो इन द होस्ट। और पैरासिटिक में वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। बिकॉज हर जो पैरासाइट है वो पैथोजन नहीं होता, लेकिन हर पैथोजन जो है वो बेसिकली पैरासाइट होता है। तो पैथोजन कौन से होते हैं बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करते हैं? डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स। और इसीलिए जो है वो इनकी इंपॉर्टेंस भी है, बिकॉज जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं। मतलब प्लांट के अंदर भी पैरासाइट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, और एनिमल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं। और जो है वो डिफरेंट इन्फेक्शन है ये कॉज करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के एस्पेक्ट से हमारे पास कैटेगरीज आ गई। अच्छा, न्यूट्रिशन के साथ ही जो टॉपिक लिंक करता है वो है रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। अब रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया की जो कैटेगरीज हैं वो थ्री डिफरेंट फॉर्म में है। और रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया यूनिक है, बिकॉज हम वैसे अमूमन लिविंग थिंग को क्लासिफाई करते हैं रेस्पिरेशन के लिहाज से दो कैटेगरीज के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के लिहाज से हम तीन कैटेगरी में बल्कि चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। सेकंड को हम कहते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। और थर्ड वन को हम कहते हैं फैकल्टेटिव। सो थर्ड वन को हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक। अच्छा, इसमें ये एक चीज होती है कि अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है तो सारी बात है, ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी गेन करेंगे, अदरवाइज एनर्जी गेन नहीं कर सकते। अगर एनएरोबिक है तो विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो डेथ हो जाएगी। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब ये है कि इनको ऑक्सीजन जो है वो अगर मिल जाए तब भी, और अगर नहीं मिलती तब भी, दोनों कंडीशन में वो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। उनमें कोई इश्यू जो है वो उनमें नहीं होगा। फैकल्टेटिव क्योंकि हम उन्हें कहते हैं दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइवल पॉसिबल है। और तीसरी जो टाइप होती है बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन के लिहाज से, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिल। अब माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी वो बैक्टीरिया जिनको जो है वो स्मॉल अमाउंट में क्या कहते हैं, अगर ऑक्सीजन मिले या एयर मिले तो वो सरवाइव करते हैं। लार्ज अमाउंट में उनको जो है रिक्वायर्ड नहीं होती। अब एरोबिक की हमारे पास एग्जांपल जो है माइकोबैक्टीरियम है। माइक बैक्टीरियम
जो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बेसिकली एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ट्यूबरक्लोसिस। और जो एनारोबिक की एग्जांपल हमारे पास है, ये आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है उसमें चैप्टर 12 में, इन बेसिकली नहीं, चैप्टर 16 सेकेंड ईयर में, जो कि टेटनस कॉज करता है, कोलोस्ट्राइडम टेटनी। फैकल्टेटिव एनारोबिक की एग्जांपल हमारे पास है इकोलाई या एस्ट्रेशिया कोलाई जो हम जिसे कहते हैं। और लास्ट वन जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो माइक्रो एलोफिलिक की है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का एक फैक्टर ये है कि जो मेजर इस वक्त दुनिया के अंदर जो कहते हैं अल्सर है, दैट इज कॉज्ड बाय द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सो ये क्या होता है, एक माइक्रो एरोफिलिक क्या है, बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये डिफरेंट रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट से बैक्टीरिया में नेम है और प्लस एग्जांपल्स है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिहाज से। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी हमने ऊपर बात की थी कि बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट काम करता है बोथ इन द प्लांट एंड द एनिमल्स। तो अगर हम कंट्रोल करेंगे बैक्टीरिया को तो उससे फिर क्या होगा, हम जो डिफरेंट जो प्लांट डिजीजेस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, एनिमल डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हमें जो है वो बहुत सारे जो नुकसानात होने हैं वो फिर हमें नहीं होंगे अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो। अच्छा, अब उसमें फर्स्ट जो कंट्रोल करने का जो मेथड होता है वो हमारे पास अ, तो फर्स्ट जो कंट्रोल मेथड हमारे पास है बैक्टीरिया के लिए वो फिजिकल कंट्रोल मेथड है। फिजिकल कंट्रोल। अच्छा, अब तक किसी को क्वेश्चन कोई है तो बता दे, बिकॉज तब से मैं ही बोल रहा हूँ और कोई आपने क्वेश्चन आई थिंक सो लिखा भी नहीं है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन बेस सारा है टॉपिक में, तो ऐसी कोई डिटेल ऐसे जिसमें डिस्कस नहीं है। ओके। अच्छा, मुझे इसी पॉज से एक चीज़ भी याद आ गई, वो मुझे याद करवा दीजिएगा। स्पोर और सिस्ट का डिफरेंस हमने नहीं पढ़ा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें से काफ़ी दफ़ा पॉइंट्स आ जाते हैं। स्पोर सिस्ट फिर एंडोस्पोर एक्सोस्पोर का इफेक्ट है। बट फिजिकल मेथड है, उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो है वो केमिकल मेथड है कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड जो हमारे पास मेथड है कंट्रोल करने के लिहाज से वो वैक्सीनेशन है। तो ये थ्री डिफरेंट वे हैं जिसके थ्रू वैक्सीनेशन या हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब फिजिकल कंट्रोल मेथड में हम कहते हैं कि वो मेथड फिजिकल कंट्रोल मेथड कहलाता है जिसमें हम किसी भी फिजिकल एजेंट को यूज करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। अब फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से होंगे? फिजिकल एजेंट्स हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है, सो वी यूज द फिजिकल एजेंट।
अब फिजिकल एजेंट में फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, उसके अलावा सेकंड हमारे पास है रेडिएशन, थर्ड हमारे पास है फिल्ट्रेशन। इन थ्री डिफरेंट मेथड से हम जो है बैक्टीरिया फ्री बनाते हैं किसी भी मीडियम को जो हमारे पास मौजूद हो। अब जो टेम्परेचर है उसमें दो फैक्टर हम यूज करते हैं टेम्परेचर के लिहाज से। एक को हम कहते हैं कि हम यूज करेंगे हीट के एस्पेक्ट से मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट, और जिसको स्टीम हम कहते हैं, और सेकंड है ड्राई हीट। दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा और डिफरेंट वे से जो है बैक्टीरिया को किल करेंगे और उससे वो कंट्रोल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मॉइस्ट हीट होती है, इसका इफेक्ट क्या आता है? मॉइस्ट हीट जो है ये प्लांट को अफेक्ट कैसे करेगी कि इसका अफेक्ट प्रोटीन के ऊपर होगा, और ये प्रोटीन को कोagulate करवा देगी। और जब प्रोटीन कोagulation होगी तो कोagulation से जितने भी फंक्शन पर प्रोटीन, अब प्रोटीन अगर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कर रही है तो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। प्रोटीन अगर एंजाइम का काम कर रही है तो एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो प्रोटीन कोagulation से क्या होगा, प्लांट की फिर जो है वो इससे डेथ हो जाएगी। तो मॉइस्ट हीट कोagulation और प्रोटीन के तहत जो है वो डेथ कॉज करती है। वाइल जो ड्राई हीट है इसका बेसिक फैक्टर क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन कॉज करवाएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल। अब डिफरेंट जो केमिकल हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर डिफरेंट इंटैक्ट थे, मेंटेन थे, वो मेंटेन नहीं रहेंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब सेकंड है रेडिएशंस। रेडिएशन जो है वो हम यूज करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, यानी इसमें हम यूज करते हैं अबाउट 300 नैनोमीटर वेवलेंथ या 300 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ को। क्योंकि जितनी वेवलेंथ जो है वो आप कम करेंगे उतनी जो है उसमें क्या होगा, जो हीट का फैक्टर है वो बढ़ेगा और डिस्ट्रक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। 300 नैनोमीटर वेवलेंथ या बिलो 300 जो है वो हम यूज करते हैं। स्पेशली जो गैमा रेज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम माइक्रोब्स को जो है वो कहते हैं वो मटेरियल कोई भी हमारे पास हो उसको हम बैक्टीरिया फ्री बनाए। तीसरा मेथड है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का मेथड हम यूज करते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए जो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो हीट जो सेंसिटिव सब्सटेंस हैं उनके लिए हम जो है वो फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। बिकॉज अगर हम हीट सेंसिटिव सब्सटेंस जैसा कि हमारे पास सीरम वगैरह है, अगर हम सीरम को माइक्रो फ्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन या विद द हेल्प ऑफ हीट, तो उससे क्या होगा, जो सीरम है वो भी खराब हो जाएगा और फिर जो है वो हमें हमारे यूज के काबिल नहीं रहेगा। बैक्टीरिया फ्री तो हो जाएगा लेकिन इस्तेमाल के काबिल जो है वो नहीं रहेगा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो कहलाते हैं फिजिकल मेथड, जिसको हम कहते हैं। टेक्निकल जो टर्म होती है कहते हैं इसके लिए फिजिकल मेथड को यूज करने की, वो कहलाती है स्ट्रीलाइजेशन मेथड। तो इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीलाइजेशन मेथड, यानी डिफरेंट मेडिसिन चीजों वगैरह को स्ट्रीलाइज करना। अब स्टीरिलाइजेशन मेथड जो है या फिजिकल मेथड जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये हम हमेशा यूज करेंगे ऐसे मटेरियल को माइक्रोब फ्री बनाने के लिए जो फूड नहीं है। मतलब इसमें सारा जो मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली ऐसे के लिए जो नॉन फूड थिंग्स हैं।
यानी इस मेथड को हम यूज करके फूड को बैक्टीरिया फ्री नहीं बना सकते। ये हमेशा जो है वो ऐसे सब्सटेंस को बनाएंगे जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं। कभी भी फूड के लिए मेथड हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद सेकंड फिर आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी जो केमिकल मेथड की आती है उससे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। सो एंटीसेप्टिक्स हम उन केमिकल्स को कहते हैं, उसके इसके रिगार्डिंग बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कि जो गिवन केमिकल है इनमें से एंटीसेप्टिक कौन सा होता है। अब एंटीसेप्टिक हम कहते हैं कि केमिकल जो यूज किसके ऊपर होगा, केमिकल यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिविंग सरफेस। यानी किसी भी लिविंग सरफेस को अपने अगर माइक्रोब फ्री बनाना है तो उसके लिए जो केमिकल आप यूज करेंगे उस केमिकल को आप नाम देंगे कि वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। अब एंटीसेप्टिक की बहुत सी एग्जांपल बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल डेटोल जो है हम यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, लेकिन इसमें परसेंटेज होगी। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं। जिसमें मैंने को बताया कि ये हमारे पास जो कहते हैं एग्जांपल्स में डिटोल। अब डिटोल की डिफरेंट कंपोजिशन होती है। इसमें डिटोल को एक केमिकल तो नहीं है लेकिन मिक्सचर ऑफ केमिकल है। इसके अलावा वो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, आई थिंक उसे कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये केमिस्ट्री में लिखा हुआ है या पता नहीं किसी बुक में लिखा हुआ है। तो टिंक्चर ऑफ ये एमडी कैट के क्वेश्चन ये पहले आ चुका है। ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ये किसके तौर पे इस्तेमाल होता है, ये एज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास केमिकल्स में है वो केमिकल्स जिसको हम यूज कर सकते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम सिर्फ एक पॉइंट्स में लिख रहा हूं। यानी केमिकल मेथड में हम कहते हैं कि एक और टाइप है डिस इन्फेक्टेंट्स की। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये यूज होते हैं ऑन डायरेक्ट ऑन नॉन लिविंग सरफेस। इनको आप लिविंग सरफेस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज ये टॉक्सिक होंगे। तो ये लिविंग सरफेस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस हैं, फॉर एग्जांपल फिनॉल है, डिफरेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो एज अ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा जो है केमिकल वो है एंटीबायोटिक, इसको एंटी थेरेप्यूटिक एजेंट भी कहते हैं। तो कीमो केमिकल मेथड में जो थर्ड टाइप हमारे पास बनती है वो है एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स को कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट भी कहा जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या इसका होता है कि हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक वो केमिकल है जिसको मतलब देखिए एंटीसेप्टिक भी लिविंग के लिए है और एंटीबायोटिक भी लिविंग के लिए है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो एंटीसेप्टिक है
आप उसको यूज करेंगे ऑन द लिविंग सरफेस। यानी यहाँ पे हमने बात की थी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिविंग सरफेस, यानी इसमें जो लिविंग सरफेस है एंटीसेप्टिक में, ये ऑन वाली बात है। यानी इनसाइड आप किसी लिविंग सरफेस के जो है वो एंटीसेप्टिक को यूज नहीं कर सकते। लेकिन एंटीबायोटिक का ये बेनिफिट है, ये कहां पे यूज होगा, ये इनसाइड लिविंग जो टिश्यू है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और एंटीबायोटिक का एक और करेक्टर ये भी है कि एंटीबायोटिक जो होती हैं ये वर्क करती हैं विद इम्यून सिस्टम, यानी बॉडी के जो सिस्टम है उनके साथ मिलके काम करती हैं और हेल्प करती हैं उसकी कि ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वीक हो जाए और इम्यून सिस्टम भी उनको इजीली डिस्ट्रॉय कर पाए, और ये मेडिसिन भी जो है वो उनको क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। ये एंटीबायोटिक कहलाती है। अब एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। एक को हम कहते हैं माइक्रो बाइसाइडल, और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोबाइस्टैटिक। माइक्रोबाइस्टैटिक। अब माइक्रोबाइसाइडल जो होती हैं ये वो एंटीबायोटिक होती हैं जो डेथ कॉज करवाती हैं बैक्टीरिया की। और जब डेथ कॉज करवाएंगी, इमीडिएटली डेथ कॉज करवाती हैं, तो फिर बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पाता और कंट्रोल हो जाता है। तो ये डेथ कॉज करवाती है। जबकि माइक्रोबास्टैटिक ये डेथ कॉज नहीं करवाएंगे, ये सिर्फ क्या करेंगी, ये स्टॉप करती हैं किस चीज को, ग्रोथ को। तो ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल मेथड जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट तरह से हमें जो है वो डैमेज ना कर पाए। उसके बाद थर्ड जो मेथड हमारे पास है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अच्छा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में एक पहली जो टर्म लिखी हुई है वो है एंटी सेप्सिस, और एक अभी हमने टर्म पढ़ी है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक में जो डिफरेंस असल में आएगा वो किस पर आता है। एंटीसेप्सिस हम कहते हैं कि एक्चुअली इट इज अ प्रोसीजर, प्रोसीजर टू मिनिमाइज चांस ऑफ इन्फेक्शन। So procedure to minimize chances of infection is called as antisepsis. While जो antiseptic है ये वो केमिकल है जो यूज करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके अलावा वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी, ये चारों जो है वो टर्म्स की डेफिनेशन में पहले आपको एक और लेक्चर में जो है वो लिखवा चुका हूँ। तो इनमें तो आपको जो है इनमें डिफरेंस या डाउट नहीं होगा कि वैक्सीन किसे कहते हैं, वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनिटी क्या है, एंड व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इन चारों में अगर क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ, और इस पे से जो हमने करना है बैक्टीरिया का प्रोकैरियोट्स का। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले ठीक है। अच्छा, हमारा टॉपिक बैक्टीरिया में से मेरे ख्याल में क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंस में से भी मैंने करवा दी आपको। न्यूट्रिशन, हाँ, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एक टॉपिक रह गया। अच्छा, एक पहले मैं कह रहा था कि स्पोर और सिस्ट में फर्क है, वो बताऊंगा आप। सो स्पोर और सिस्ट में डिफरेंस, अजान होगी स्टार्ट, जरा वेट कीजिएगा।
ओके, स्पोर और सिस्ट में पॉइंट था कि स्पोर और सिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पोर और सिस्ट में पहला जो पॉइंट है वो सिमिलरिटी के लिहाज से है कि स्पोर और सिस्ट में सिमिलरिटी ये होती है कि ये दोनों थिक वॉल होते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं। डॉर्मेंट बोले तो इनएक्टिव। इसके अलावा इसमें डिफरेंस क्या होता है स्पोर और सिस्ट में करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। स्पोर और सिस्ट, डिफरेंस इनमें फर्स्ट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द टाइप्स। यानी अगर हम कैटेगराइज करें टाइप्स के अकॉर्डिंगली तो स्पोर की दो टाइप्स होती हैं, लेकिन सिस्ट की कोई टाइप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए फर्स्ट इनमें डिफरेंस जो है वो आता है, वो इस बेस पर है कि इनमें टाइप्स कितनी होती है। सो टाइप्स, स्पोर की टू टाइप्स होती हैं और सिस्ट की जो है देयर इज नो टाइप्स। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं स्पोर की? एक को हम कहते हैं एंडोस्पोर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोस्पोर। यानी एक इनसाइड बनता है और एक आउटसाइड बनता है, और दोनों में ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होता है वो असल में ज्यादा बेस्ट जो होता है वो एंडोस्पोर होता है जो इनसाइड बनता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये आता है कि इनका बेसिक पर्पस क्या है, मकसद क्या है बनाने का, कि स्पोर क्यों बनता है, सिस्ट क्यों बनता है। स्पोर बनता है सर्वाइवल के लिए, वाइल सिस्ट बनता है फॉर द रिप्रोडक्शन। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है कि ये जो स्टेज है, जिस स्टेज में स्पोर ने बनना है और सिस्ट ने बनना है, उसका क्या है डिफरेंस है। उसका डिफरेंस ये है कि जो यानी आप कह सकते हैं टाइम ऑफ फॉर्मेशन, टाइम ऑफ फॉर्मेशन। स्पोर जो बनता है वो लेट इन लाइफ बनता है, लेट इन लाइफ, जिसको हम कहते हैं कि असल में ये स्टेज कौन सी होगी, सॉरी, डिक्लाइन स्टेज हम कहते हैं। डिक्लाइन जो फेज होती है बैक्टीरिया की, जिसमें एंड हो रहा होता है उसका, उस दौरान क्या होता है, स्पोर बनता है। जबकि जो सिस्ट होता है ये अर्ली लाइफ में बनता है जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। ये हम कहते हैं असल में जो सिस्ट है ये वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर से बनता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सो लास्ट डिफरेंस इनमें है, चूंकि दोनों मैंने कहा थिक वॉल होते हैं, तो थिक वॉल के साथ साथ जो है ये रेजिस्ट भी करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन को, लेकिन रेजिस्टेंस एबिलिटी जो है वो स्पोर सिस्ट की एक जैसी नहीं होती। तो अगर हम रेजिस्टेंट एबिलिटी के लिहाज से देखें तो स्पोर के बारे में हम कहते हैं कि स्पोर कैन रेजिस्ट ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऑल कंडीशन। और ऑल कंडीशन के लिहाज से क्या बात है कि स्पोर कैन रेजिस्ट, ये पूरा लिख देते हैं स्टेटमेंट, आधी बात समझ नहीं आएगी इसमें से। सो स्पोर कैन रेजिस्ट ऑल कंडीशन। अब ऑल कंडीशन से क्या मुराद है, ऑल कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पीएच इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वाटर डेफिशिएंसी, वाटर अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट करे, इन तमाम कंडीशन के अंदर स्पोर जो है ये सरवाइव करता है, उसे कोई इफेक्ट नहीं होता। सिस्ट जो होता है ये भी डिफरेंट कंडीशन को रेजिस्ट करता है, लेकिन फर्क ये होता है कि सिस्ट कैन नॉट रेजिस्ट हीट,
कैन नॉट resist heat। तो ये इसमें क्या है, डिफरेंस है बिटवीन स्पोर एंड सिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका है ग्रोथ इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ किस तरह से करता है, ग्रोथ इन द बैक्टीरिया। अब वैसे ग्रोथ का हम मतलब ये लेते हैं कि साइज में इंक्रीज होना, और ये अमूमन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइज में इंक्रीज करते हैं बिकॉज उनकी बॉडी बल्की होती है, तो उनमें लेंथ का बढ़ना जो होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रोथ का। लेकिन बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, इसमें तो वन सेल होता है। तो फिर बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब क्या होगा? तो बैक्टीरिया में ग्रोथ फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ इन बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरियल नंबर जो है वो इंक्रीज किस तरह से होता है, यानी अगर बैक्टीरियल इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ है तो फिर ग्रोथ किस तरह से होगी? तो एक ही बेसिक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, जो कि ए सेक्सुअल मेथड है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि सेक्सुअल मेथड के बारे में हमने कल बात की थी, वो कॉन्जुगेशन होती है। लेकिन एक और चीज भी है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट वे से चेंज होता है। उसमें से एक वे हमने पढ़ा था कल कॉन्जुगेशन, दो और वे हैं जिसके थ्रू बैक्टीरियल जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो ऑल्टर हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ट्रांसडक्शन है। अच्छा, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सपोज दैट हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होगा, जो भी स्पेसिफिक एग्जिस्ट करेगा, उसका एक निक्लोइड रीजन है, ये निक्लोइड रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बैक्टीरिया साइज में इंक्रीज करता है, फिर उसका जो निक्लोइड रीजन है वो कॉपी होता है, और कॉपी होने के बाद वो दोनों साइड पर मूव करता है। यानी एक जो है वो कॉपी होके यहाँ पे चला गया और दूसरा कॉपी होके यहाँ पर आ गया। फिर मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड ऐसे क्या होगी, पिंच होगी, और फिर जो है वो बैक्टीरिया दरमियान से कि ऐसे क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इट इज अ बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन के लिहाज से जो ग्रोथ फेजेस हैं बैक्टीरिया की, वो लाइफ टाइम के लिहाज से, लाइफ ड्यूरेशन के लिहाज से हम कैटेगराइज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेस को दो कैटेगरी में, बल्कि फोर फेजेस में। लेकिन उससे पहले एक और बात है कि ये जो बैक्टीरिया भी हमने देखा बने हैं, इसमें इस बैक्टीरिया से लेकर ये खुद एक जनरेशन थी, और नेक्स्ट अब क्या है, ये एक नई जनरेशन है। इसे हम नाम टाइम है या गैप का नाम देते हैं। अच्छा, ग्रोथ फेजेस के लिहाज से सिंपल एक हमारे पास कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ फेजेस हैं वो कैटेगराइज फोर डिफरेंट फेजेस के अंदर होती हैं। जिसमें फर्स्ट वन को हम नाम देते हैं कि वो है लैग फेज, सेकंड को हम कहते हैं लॉग फेज, फिर डिक्लाइन फेज आती है, बल्कि फिर स्टेशनरी फेज होती है, और लास्ट में जो फेज आती है उसको हम कहते हैं वो डिक्लाइन फेज है। और वही वो फेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन होती है किसी इसकी स्पोर की। और स्पेशली जो एंडोस्पोर बनता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट और स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द एक्सोस्पोर। तो इनिशियली इस तरह आप कह रहे हैं कि ये फेज है, ये इनिशियल फेज है जिसमें क्या होगा, बैक्टीरिया अपने आप को, इसको अमूमन फर्स्ट फेज जो होती है बैक्टीरिया की, तो हम कहते हैं कि ये अडेप्टिव फेज है। यानी वो फेज जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को किसी भी जो है मीडियम के अंदर डेवलप करवाता है, अडेप्टेबिलिटी डेवलप करता है, इसको हम नाम देते हैं लैग फेज का। जब बैक्टीरिया किसी इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्टेबिलिटी क्रिएट कर लेता है, तो उसके बाद वो बैक्टीरिया वहां पे डिवाइड करना शुरू करता है। और डिवीजन जो होती है वो इस पैटर्न से होती है बैक्टीरिया की,
कि वो एक्सपोनेंशियल रेट से होती है। यानी एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब है कि नंबर हर टाइम में क्या होते हैं, पहले से डबल हो जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल रेट है और बैक्टीरिया नंबर में बहुत इंक्रीज करके, इसको हम नाम देते हैं लॉग फेज का। और जब इतनी देर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ से क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, केमिकल वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट होगा, तो उसकी इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, डेथ रेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें डेथ रेट और कहते हैं डिवाइडिंग रेट वो इक्वल होगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। यानी इसमें जितने बैक्टीरिया जो है वो जिनकी डेथ हो रही है, उतने ही बैक्टीरिया जो है वो नए बन रहे होते हैं। तो नेट चेंज कोई नहीं आता। लेकिन मजीद टाइम गुजरता तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी। क्योंकि इस स्टेज के अंदर अब डेथ रेट इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो गई है, अनफेवरेबल हो गई है। और यही वो टाइम है जब क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंट क्या है बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली, जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर था, उसमें डिफरेंट जो कहते हैं कंपोनेंट्स थे, टॉपिक्स थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। इसमें क्वेश्चन किसी को है तो बता दें। टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है बैक्टीरिया वाला कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ प्लांट पोर्शन हमारा रह गया, तो वो इंशाल्लाह कल करवा के जी, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर हम प्लांट पोर्शन करके ये टॉपिक हमारे lungs के जितने भी एक्स्ट्रा है वो फिर कवर हो जाएंगे, बिकॉज एक ही टॉपिक हमारा रह गया प्लांट पोर्शन वाला। जी, क्वेश्चन किसी को है तो बता दें। चलें जी, ठीक है। ग्रुप में वैसे नहीं, हाँ हम लोग के तो ग्रुप, पाइनियर्स के ग्रुप में तो मैं हूँ ही नहीं अब। चलिए खैर, कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा होगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।